जो हमारी एल्विलाई होती है ना, प्यारी प्यारी सी, कैसी प्यारी प्यारी सी मेरी दो अखियाँ, अरे नहीं यार सर। अब देखो एक सवाल आपको कहाँ से मिल सकता है, कैपेसिटी और वॉल्यूम से। आपको पता तो होगा यहाँ से सवाल बनता है। हाँ तो देखो मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबा, सब कुशल मंगल हो ना? हाँ तो बाबा ना कोई रोक ना रुकावट, फिर से बायोलॉजी में स्वागत। तो भैया आज क्या लेके आए हैं सर, वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर। देखो तुमने डाइजेशन पढ़ा था सर, वो PYQ उसके साथ, हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी बताए थे। हाँ तो आज उसी की क्यू में मतलब चलिए आए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम तो सबने सुना है, कहाँ मिलेगा? अरे वो क्लास 11th नहीं है, 11वीं क्लास, हाँ सर जिसमें हमने मस्ती करी थी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें एनिमल फिजियोलॉजी में मिल जाएगा, और वहाँ से सवाल भी अच्छे खासे पूछे गए हैं अगर आपने देखा हो तो बाबा अब आओ अपन स्टार्ट करते हैं। फंडा सेम रहेगा, PYQs उठाएंगे, पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में फिट करके चले जाएंगे। अच्छा मतलब PYQs से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है, और पूरा चैप्टर इन डिटेल। चलो आ जाओ। तो देखो भैया सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट कर दूं। कैसा कॉन्सेप्ट? अरे देखो तुमने वो पढ़ा होगा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कैसे सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस? अरे वो RBC नहीं करती थी वो बाइकॉनकेव शेप की? हाँ हाँ सर, वहाँ अगर देखो किसी को पूरा डिटेल में पढ़ना है तो एक उसमें 25 मिनट का वीडियो बना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, कैसे होता है क्या क्या होता है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी अपन को सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से मैं तुम्हें लेके चला जाऊँगा, समझ रहे हो, ऊपर ऊपर से, और इतना तो लेके चले जाऊँगा गहराई में ताकि तुम्हें PYQs हो जाए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपन करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में अपन क्या कर रहे हैं बात, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। अच्छा RBC सबको पता ही है कैसी होती है सर? अरे सर वो है ना बायकॉनकेव शेप की होती थी सर, हमने उसमें देखा था सर माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते थे? अरे सर एंटीजन होते थे, हाँ सर और इसके बाहर क्या मिलती थी? एंटीबॉडी। हाँ वो सब खेल तुम्हें ब्लड सर्कुलेशन बताएंगे, अभी अपन सिर्फ ऊपर से लेके चलना है। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, RBC बैठी हुई है, हाँ सर बैठी हुई है। ये कहाँ पे आई? एल्वियोलाई के पास आई। हाँ सर एल्वियोलाई के पास सर क्यों आएगी? अरे भाई साहब एल्वियोलाई के पास ही तो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? एल्वियोलाई के पास। हाँ सर क्या तो तुम सही रहे हो, क्योंकि वो सर लंग्स से बाहर से मतलब वो पार्शियल प्रेशर की वजह से, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर कौन आएगी? ऑक्सीजन। कैसे सर? अरे भाई साहब बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, हाँ तो वो हमारे नोज़ के थ्रू, हाँ सर नोज ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाइटिस के थ्रू कहाँ पे आएगी? हमारे एल्वियोलाई के पास। फिर एल्वियोलाई से क्या होगा? डिफ्यूजन होगा किसके बीच में? अरे सर वो ब्लड कैपिलरी नहीं जाती थी? हाँ हाँ सर दिमाग में स्ट्रक्चर बनना है थोड़ा थोड़ा, हाँ बनना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, RBC में। अब ऑक्सीजन आ गई, कहाँ से आई? लंग्स से। लंग्स से क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। तो भैया सवाल कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट सवाल कि जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन, मतलब अब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, कोई सवाल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना भैया। ये जो RBC है, हाँ हाँ सर ये मैच्योर RBC दिख रही है बाइकॉनकेव शेप की, हाँ जिसकी 120 दिन होती है साइकिल। हाँ सर मतलब 110 से 120 दिन होती है इसकी साइकिल, लाइफ साइकिल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है गुरुदेव? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है सर? हीमोग्लोबिन कुछ नहीं होता, ये जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है। सर सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड करेगा? अरे तुम लोग मजाक समझ रहे हो। देखो हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब अभी तो भैया ऑक्सीजन से ही बाइंड कर रहा है, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, आप भी वहाँ पे बैठे हो, तो मेरा भी हीमोग्लोबिन आपका भी हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर रहा होगा? ऑक्सीजन से। अब सुनो ऑक्सीजन से, वैसे तो ये CO2 और CO से भी करता है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबल प्रोडक्ट किसके साथ बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अच्छा हाँ तो अभी अपन सवाल पे आए। देखो 97% जो हमारी वो ऑक्सीजन होती है, हाँ इसको कौन पकड़ के ले जाता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा भगा के ले जाएगा? अरे तुम गलत समझते हो, 97% ऑक्सीजन किसको पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन को। मतलब हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन पकड़ी और क्या बना दी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब सर बची 3%, अरे तो भैया बची 3% जो है वो डिजोल्व जाएगी किसमें? प्लाज्मा की कंडीशन में, ठीक है। मतलब अरे भैया प्लाज्मा 55% होता है हमारे ब्लड में, हाँ, और 45% क्या होती थी? वो क्या बोलते हैं उनको? RBC, और 1% हमारी प्लेट वो होती थी ल्यूकोसाइट्स, WBC। पता है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? हाँ आगे वाले चैप्टर में बताएंगे ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले में। तो भाई ऑक्सीजन को सबसे पहले किसने पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन। कितना पकड़ लेगा? 97%। अब सर 100 ही पकड़ लेता सर, अरे अब इसको पूरा काम करना ही था तो 100% कंप्लीट कर देता। अरे भैया किसी भी कोई भी 100% काम कर सकता है? बताओ, तुम तो फिजिक्स पढ़ते हो यार, हैं मतलब एनर्जी तो रिलीज होएगी कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही याद रखना। अबे साले जब RBC ने मतलब जो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को पकड़ लिया और बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और 3% किस में गई? प्लाज्मा की, प्लाज्मा स्टेज में। अब भैया CO2 को पकड़ना है। CO2 को कहाँ से पकड़ोगे? कहाँ से पकड़ोगे? टिश्यू के लेवल से। क्यों टिश्यू के लेवल से? क्यों? अरे भैया टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा होगा सर? वो रेस्पिरेशन हो रहा होगा, हाँ मतलब एनर्जी बनाई जा रही होगी ग्लूकोज से, तो उससे क्या होगा? CO2 निकल रहा होगा। अब CO2 जो है
वो अच्छी नहीं लगती। किसको? हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी चाहती है कि उसको फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए सर, लेकिन अब फ्रेश फ्रेश मिलती कहाँ है? सुबह सुबह जाओ पेड़ों के पास। अच्छा ठीक है, अब सुनो, तो हीमोग्लोबिन पकड़ेगा कितनी 23% CO2 को। सवाल पूछा था नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी सवाल दिखाएंगे खैर, तो याद रखना हीमोग्लोबिन सिर्फ 23% कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। कैसे लेके जाएगा हीमोग्लोबिन? अरे सर कुछ नहीं, CO2 के साथ बंध जाएगा, और जब बंध जाएगा तो बनाएगा कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? HbCO2 या फिर कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब सर अभी तो बहुत सारी बची है, तो बता रहे ना, तो 7% जाती है किसमें? डिजोल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में। अच्छा डिजोल्व फॉर्म में जाएगी कितनी? 7%। और 70%, अच्छा 70% जो कि मैक्सिमम है, ये किस में जाएगी? कैसे जाएगी? इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। नीट का सवाल है वह, खैर पूछा तो एम्स में था, लेकिन अब तो नीट और एम्स एक ही हो गए ना। तो याद रखना, उसने पूछा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2, हाँ, इस ट्रांसफर इन विच फॉर्म। देखो याद रखना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है। बाइकार्बोनेट क्या होता है सर? अरे HCO3- यार, तुम लोग केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता मतलब। हाँ, HCO3-। अब मैंने क्या किया, तुम लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो याद तो हो गई आपको कि जो RBC होती थी, हाँ सर, हाँ, RBC के अंदर बनता था HCO3-। कैसे बनता था? अरे कुछ नहीं गुरु, H2CO3 के ब्रेक डाउन से। अच्छा कैसे? देखो हम बता दे रहे हैं ना, H2O रहता था, हाँ, हमारी RBC के अंदर पानी रहता था H2O, ये बाइंड कर जाता था CO2 के साथ। कैसे बाइंड करता था? यहाँ पे एंजाइम होता था कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके बारे में तो तुमने पक्का सुना होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये ऐसा एंजाइम है, इतनी जल्दी जल्दी बाइंड करता है CO2 को, तुम समझ नहीं सकते। अच्छा इससे क्या बनता था? H2CO3। हाँ, ये मैं RBC के अंदर साइकिल चल रही है, मतलब ये RBC के अंदर रिएक्शन हो रही होगी। अब जिसको पता है वो तो समझ ही रहा होगा, और जिसको नहीं पता तो भैया वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन वाले डब्बे में पूरे इन डिटेल, मतलब उसमें मक्खन मलाई तरीके से बताया है। ठीक है, अब H2CO3 बना था, फिर H2CO3 क्या होता है? डिसोशिएट हो जाता है H+ और HCO3- के फॉर्म में। तो अब ये बाइकार्बोनेट जो बना HCO3-, ये RBC से बाहर जाता था। बोलो, अरे थोड़ा याद तो करो, RBC से बाहर जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा आके? Cl-। अच्छा ठीक है, Cl- आ गया सर, तो अरे कुछ नहीं भैया, इसको हम बोलते थे क्लोराइड शिफ्ट। अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, क्लोराइड शिफ्ट या फिर क्या, हैमबर्गर शिफ्ट। हाँ, क्लोराइड शिफ्ट या फिर क्या, हैमबर्गर शिफ्ट। अच्छा बर्गर नहीं खाना है भैया, हैमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? बाइकार्बोनेट ये मैंने बनाया क्या? RBC की मेम्ब्रेन से बाहर निकला बाइकार्बोनेट। अच्छा RBC की मेम्ब्रेन को क्या कहते थे? अरे वो सर डोनल्स मेम्ब्रेन कहते थे। अच्छा डोनल्ड ही रख देते सर, खाने में भी मजा आता। अरे यार तुम लोग हद करते हो, डोनल्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो RBC की मेम्ब्रेन से कौन बाहर जाएगा? बाइकार्बोनेट, और उसकी जगह लेने आएगा Cl-। इसको हम क्या बोलते थे? क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर शिफ्ट। अब सुनो नीट का सवाल, मैक्सिमम जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगी हमारी CO2, वो किस फॉर्म में जाएगी? सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट? ये एम्स का सवाल था 2006 का। तो याद रखना, HCO3- जो निकला है ना, कहाँ पे निकला होगा? अरे भैया प्लाज्मा में निकला होगा। RBC से बाहर निकला तो प्लाज्मा में आया, तो ये पकड़ता है सोडियम प्लस को, मतलब ये सोडियम प्लस के साथ बाइंड हो जाता है और बना लेता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा? मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होगा हमारी CO2 का। अब आ जाओ सवालों पे, कैसे सवाल बने इससे। तो देखो भैया, ये आपके पास स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, इसका भैया मूल्य क्या है? अरे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो भी बताया। देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन, मतलब इनमें से कौन सा सही है? अरे सर इतना तो हमने पढ़ा है, ट्रू फॉल्स। अच्छा, दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, दे डू नॉट कैरी CO2। भैया कैरी करते हैं, कितना करते थे? 23%। हाँ सर सही कह रहे हो। फिर दे कैरी अबाउट 20 से 25% CO2। सर हमने तो अभी 23 पढ़ा। अरे बबुआ, मान लो CO2 का पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा है, हाँ, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? CO2 से बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो अभी पढ़ा है ना, इसकी एफिनिटी मतलब ये किससे ज़्यादा प्यार करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CO2 और फिर ऑक्सीजन के साथ ऐसा खेल है कि भाई वो प्रेशर में प्यार कर रहा है। अच्छा प्रेशर में मतलब इसके साथ बंध रहा है। अगर प्रेशर ना हो ना तो वो तो CO2 को पकड़े। अच्छा, तो मान लो अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है बाहर, तो क्या 20 से 25% भी चला जाता है। अच्छा, दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑक्सीजन। नहीं भैया, ये तो गलत कह रहा है। 99.5 कहाँ? अभी इतने तो सर परसेंटेज नहीं आए जीवन में 99.5, मिला के नहीं आते थे 99.5। ठीक है, तो कितना करता था? 97%। हाँ बताया, वहाँ पे फिजिक्स का फंडा लगा दो कि भाई क्या ऐसी कोई सी बॉडी है जो 100% काम करे? नहीं करती। तो ऐसी RBC भी नहीं करेगी। कितना करती? 97% ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाती थी। फिर दे कह रही 80% ऑक्सीजन। अरे सर गलत बात है, 80% कहाँ लेके जाती है सर? हाँ, तो ये हटा दो, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन। कैसे सेकंड ऑप्शन? दे कह रही अबाउट 20 से 25% CO2। सही बात है। अब आ जाओ बाबा, अभी रुको, एक और सवाल है, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, बल्क CO2 रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। अरे भैया अभी हाल बताया है कि जितना भी मैक्सिमम CO2 मिलता था, हाँ, वो पानी से रिएक्शन करके क्या बनाता था? बाइकार्बोनेट। हाँ सर, अभी हाल बताया आपने। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। अरे भाई साहब, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता तो है, लेकिन पूरा वो थोड़ी ना होता है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत होता है भैया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23%। हाँ, और मैक्सिमम 70% कैसा होता था, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और जो छोटी मोटी बचा 7% वो बेचारा प्लाज्मा में घूमता रहता था। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, बाइकार्बोनेट इन ब्लड एंड प्लाज्मा इन, अच्छा, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। तो सर ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। तो तीसरा ऑप्शन भी तो देखो, फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा। अरे फ्री कहाँ सर, सिर्फ 7% तो लेके जाती बेचारी। हाँ, और सब तो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता था। 70% HbCO2 एंड 30% बाइकार्बोनेट। तो उसने उल्टा कर दिया समझ रहे हो, 70% कहाँ HbCO2 ले जाता है, हीमोग्लोबिन क्या 70% लेके जाता है? नहीं लेके जाता ना। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा, इसने बोला बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। हाँ, बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा में जाता है और आरबीसी से 23% चला जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब आओ दूसरा, अभी बहुत मजेदार चीज़ है। अच्छा भाई साहब, ये आपकी स्क्रीन पे तीसरा सवाल, यहाँ से मतलब देखो ये मज़ेदार सवाल है। इससे सवाल अगर बनेगा तो बढ़िया बनेगा कि ये है क्या सर, आप बोलते जा रहे हो। अरे भैया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़े हो क्या सर? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अरे कुछ नहीं, देखो एक ऐसा अपन कर्व बनाते थे। हाँ, अरे अभी बताएंगे, नहीं तो बोले कि सर ये तो भावनाओं में बता रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट टू राइट व्हेन, देखो अब ये राइट कब जाएगा, लेफ्ट कब जाएगा, बहुत मजेदार तरीके से बता रहे हैं, सुनते रहना, कहीं जाना नहीं। देखो ये मैंने पहले ही बना के रखा है, ठीक है। ये मेरे इस तरफ क्या होती है, हमारे पास होती है वो P50 वैल्यू, ठीक, ऑक्सीजन की, और यहाँ पे होता है हमारा परसेंटेज सेचुरेशन ऑक्सीजन का। अब सुनो, आइडियल कंडीशन में ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये बीच वाला, हाँ ये जो बीच वाले बनाए ना, बीच में देखो, बीच में, पीछे नहीं देखना, कहाँ देखना, बीच में। ये क्या हो, आइडियल कंडीशन में, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाती है इसकी P50 वैल्यू, कहाँ कब आती है, P25 से 30, और मतलब जब प्रेशर होता है ना तब P50 वैल्यू आ जाती है। अब भैया P50 बोल रहे हैं, मतलब क्या है, देखो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हाँ सर हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, कितनी ऑक्सीजन को बाइंड करता है एक बार में, 4 ऑक्सीजन को। क्या तो तुम सही रहे हो मास्टर साहब, 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है एक बार में। तो भाई साहब 50% सेचुरेशन मतलब क्या, देखो ये जब HbO2 बना होगा, हाँ, तो ये जब टूटेगा हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन निकलेगी। हाँ सर निकलेगी, सही कह रहे हो। तो P50 वैल्यू मतलब क्या, जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेट है। समझ रहे हो, नहीं समझे? देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये नॉर्मल कंडीशन थी, हाँ सर, हीमोग्लोबिन की। अब जब हम राइट हैंड शिफ्ट देखेंगे, राइट हैंड शिफ्ट मतलब क्या, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन मतलब क्या, टूट जाएंगे। क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे मतलब क्या, अरे भाई साहब ये जो HbO2 बना है ना, इसका डिसोसिएशन मतलब हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। अच्छा, ये कहाँ पे होता है सर? कुछ नहीं, देखो देखो हम बहुत बता रहे हैं ना, टिश्यू वाले लेवल पे। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कुछ नहीं, उसको अब देखो, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हाँ सर ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए ऑक्सीजन, ताकि सर वो बढ़िया से काम कर सके। तो ऑक्सीजन की जब आवश्यकता होगी तो जो हमारा ग्राफ है वो राइट हैंड की तरफ जाएगा। हाँ, तो ये राइट हैंड की तरफ, ये राइट हैंड शिफ्ट इसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है, टिश्यू के लेवल पे। अच्छा अब सुनो, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, ब्रेकअप। अच्छा, या फिर क्या, डिसोसिएशन। तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, नीड में सवाल क्या पूछता है, वो ये है कि भाई H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या फिर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा या ज़्यादा होगा, कैसे पूछा। देखो P, जब हम लोग राइट हैंड शिफ्ट जा रहे हैं, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मान लो यहाँ पे अभी नॉर्मल कंडीशन में मुझे यहाँ पे P50 वैल्यू मिल रही थी, ठीक है, मतलब 50% सेचुरेशन यहाँ पे मिल रहा था। अब जैसे ही आप राइट तरफ जाओगे ना तो P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ सर P50 की, अरे देखना भाई, यहाँ पे राइट हैंड शिफ्ट, तो यहाँ पे कहीं मिलेगा मुझे P50 की वैल्यू, बोल हाँ कि ना। तो P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होगी। कैसे कम होगी, अरे आओ देखो, घूम के आओ, देखो घूम के आओ, कहाँ, टिश्यू के लेवल पे देखो। अब थोड़ा दिमाग चलाओ, टिश्यू के लेवल पे मान लो ये मेरी उंगली है, उंगली की टिश्यू देखो इतनी देर से काम कर रही है। हाँ, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हाँ, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन पूरी करेगा, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। और किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 का, क्योंकि ये काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है तो CO2 निकल रही होगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, ज़्यादा। तो नीट का सवाल है गुरुदेव कि अगर RHS राइट हैंड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। याद रखना, CO2 का लेवल बढ़ेगा, P50 वैल्यू बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। अरे भैया देखो, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम नहीं होती तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में वो होता ब्रेकअप, अरे मतलब डिसोसिएशन होता, क्या नहीं होता। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब उसको ऑक्सीजन देनी है टिश्यू को, तो ही इनका बीच में क्या होता है, ब्रेकअप भी होता है। अच्छा अब देखो, अब जब CO2 का लेवल बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगी तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया तो pH क्या हो जाएगा, कम, मतलब एसिडिक कंडीशन आ जाएगी। क्या समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन आ जाएगी। और ये कब होता है, हाई टेम्परेचर के समय। अच्छा, हाई टेम्परेचर मतलब जब हम लोग हॉट होते हैं, हॉट मतलब अरे फीवर, तुम लोग यार हर चीज़ वहीं देखोगे। हाँ, फीवर की कंडीशन में हाई टेम्परेचर जब होता है ना, तो हमारा जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अच्छा,
एक और आप लोग चीज़ पढ़ते हो क्या, 2,3-BPG। अच्छा ये क्या होता है, अरे भाई साहब ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हो, हाँ हाँ, वो वहाँ पे नहीं बनता था बाय फोस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ हाँ वही है, लेकिन आप किस मतलब अब काम का नहीं है, पहले आता था, तो बस याद रखना ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है किसका, ऑक्सीजन का। अच्छा ये क्या होता है, देखो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है ना, तो ये भी बनता है 2,3-BPG। आपने अगर वो पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस, हाँ सर पढ़ा है हमने, थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं सर, फोटो मतलब प्लांट फिजियोलॉजी को भी। अच्छा तो वहाँ पे क्या होता है ना, ऑक्सीजन का ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बन जाता है, कौन, 2,3-BPG। देखो हीमोग्लोबिन को बाइंड किससे करना था, ऑक्सीजन से, वो बोलता है तुम ऐसा करो, टिश्यू के लेवल पे आई है हीमोग्लोबिन, तो हम बीपीजी से बाइंड कर जा रहे हैं, 2,3-BPG बाइंड कर जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। खैर उस समय क्या होता है, राइट हैंड शिफ्ट होता है। अब सुनो सुनो सुनो, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, बोर्स इफेक्ट। तो मतलब जब राइट हैंड शिफ्ट होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। अच्छा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, बोर्स इफेक्ट। अच्छा हेल्डानेस इफेक्ट क्या होता है, हेल्डान्स इफेक्ट क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा, जब हमारा ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा। लेफ्ट हैंड शिफ्ट कहाँ पे होता है, एल्विलाई के लेवल पे। एल्विलाई के लेवल पे कैसे, अब देखो एल्विलाई के लेवल पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन CO2 को लेके आता है, हाँ सर आता है, HbCO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना के, तो अब वहाँ उसको डिसोशिएट होना है। क्यों डिसोशिएट होना है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा। लंग्स के, अरे लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन नहीं होगा क्या ज़्यादा, अपन लोग जब एयर इनहेल कर रहे हैं तो लंग्स ही में तो जा रही है ऑक्सीनेटेड, हाँ सर एयर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। CO2 का पार्शियल प्रेशर जरा सा होगा, कम, तो वो हीमोग्लोबिन बोलेगा अब ऐसा है, अब हम CO2 को छोड़ रहे हैं। अच्छा और किससे मतलब पैचअप कर लेंगे, वापस ऑक्सीजन से। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा तो वापस से क्या बन जाएगा हमारे पास, HbO2। अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एसोसिएशन। अच्छा और अब इस बार किससे ब्रेकअप हो गया, CO2 से, ठीक है। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो H+ की कंसंट्रेशन भी कम होगी, और यहाँ पे pH कैसा होगा, हाई, और यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। अच्छा ठीक है, ये बाबा क्या था, ये अपना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। अब सवाल देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट टू राइट, अपन किस तरफ बोला है, राइट। अच्छा राइट शिफ्ट को हम लोग और क्या बोलते थे, अरे सर वो बताए थे, बोर्स इफेक्ट। क्यों बोर्स इफेक्ट क्यों कहते थे, बोर्स इफेक्ट इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा था, हाँ ठीक है। तो राइट हैंड की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। सर क्या है, तो सही रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, नहीं सर ये गलत बात है। अच्छा ये गलत बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, तभी तो उनके बीच में ब्रेकअप होता था, किसके बीच में, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में। अच्छा फिर थर्ड बोल रहा है pH की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं भैया pH कम होगा, काहे कम होगा, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो pH की वैल्यू कम हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना, हाँ। फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अरे भाई साहब गलत कह रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, जब फीवर आता है ना तो हमारा जो ग्राफ होता है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन वो राइट हैंड शिफ्ट पे हो जाता है। तो इसका आंसर बता दो भैया क्या जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था बाबा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। अब देखो एक और सवाल, इधर कहाँ जा रहे हो, अभी रुको, एक और सवाल। अब देखो भैया सुनो, अगर एक सवाल छोटे मोटे सवाल अगर आने की संभावना बनी तो यहाँ से बन सकती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, सबको पता तो रहता ही है, बोलो किसी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पता ना हो कि भैया प्रोटोजोआ है, हाँ प्रोटोजोआ, पॉरीफेरेंस, ये सब जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, छोटे मोटे फाइलम, हाँ प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलेहेल्मिन्थेस, इनमें किससे होता है रेस्पिरेशन, वही देखो इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, बेचारे छोटे छोटे से जानवर हैं, मतलब पौधे पे जो भी हैं छोटे छोटे से हैं, तो इनके जो रेस्पिरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से, ठीक है। मतलब जो बॉडी सरफेस होगी उसी से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, मतलब ब्रीथिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो जाएगा, सिंपल भाषा में। फिर एनलिडा में जाओ, एनलिडा मतलब क्या, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखा है, अरे उसको फेरेटीमा नहीं कहते, हाँ सर वो बरसात के समय में अपने कमरों में आ जाता है, मतलब कमरों में मतलब नहीं आ जाता बरसात के समय में, उसको पता, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब जैसी फेरेटीमा आ जाए, फेरेटीमा मतलब क्या, अर्थवॉर्म, तो उसको लाइट दिखा दो, टॉर्च, मतलब हाई इंटेंसिटी वाली टॉर्च दिखा दो, बेचारा भग जाएगा, वो सोचेगा अरे सन आ गया, चलो चलो चलो, मतलब जितने दोस्त होंगे उन सबसे बोलेगा चलो भैया सन आ गया, फिर से अपन ह्यूमस खाएंगे चल के सॉइल के अंदर बैठ के। अच्छा ठीक है, तो एनलिडा मतलब जो अर्थवॉर्म है, उसमें कैसे होता है, उनकी जो क्यूटिकल होती है ना, मोइस्ट क्यूटिकल, उसके थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान। अच्छा अब अगर इंसेक्ट्स में आओ, इंसेक्ट मतलब क्या, अरे वो कॉकरोच हुआ, सिल्कवॉर्म नहीं होते कॉकरोच, अरे सर वो कॉकरोच, हाँ हाँ अब तुम तो जानते ही यार, जिसको देख के लड़कियाँ डर जाती हैं, खैर अब मैं खुद डर जाता हूँ यार, लड़के भी होते हैं डर जाते हैं। तो कॉकरोच, इसमें क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। सवाल नीट में दो जगह से पूछा है बाबा, अभी एक तो कॉकरोच के उसने पूछा था कि भाई इंसेक्ट्स में जो कॉकरोच हैं उनमें कौन सा ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो उसने लिखा था ट्रैकियल ट्यूब्स।
अच्छा, वैसे तो ट्रेकिया ही होता है लेकिन उसने ट्रेकियल ट्यूब लिखा था, तो याद रखना। और दूसरा उसने सवाल पूछा था स्पाइडर से, उसने एरिकेडिना नहीं लिखा, उसने फाइलम नहीं लिखा एरिकनिना, उसने लिख दिया स्पाइडर। तो स्पाइडर में क्या होता है, बुक लंग्स होते हैं। अच्छा, मतलब सर इतना पढ़ाई करता है वो, लंग्स में भी बुक हैं? अरे नहीं बे बुक के शेप के लंग्स, इसके नाम दे दिया बुक लंग्स। अच्छा, अब मोलस्कन्स, मोलस्कन्स वो पाइला वगैरह नहीं होते, हाँ इनमें गिल्स के थ्रू होता है। अच्छा, और क्या बोल देते हैं कभी कभी, टिनिडिया। अच्छा, क्या बोलते हैं, टिनिडिया, याद रखना। इकाइनोडर्मेटा में सर कैसे होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। अच्छा, फिर अब भैया आओ फिशेस के पास, मछली, मछली जल की रानी है, हाँ वही तो, उसमें गिल्स के थ्रू होता है। अब सुन, यहाँ से सवाल पूछा है, थोड़ा दिमाग खोल लेना। उसने देखो फ्रॉग में किससे होता है तुम्हें पता है, फ्रॉग में रेस्पिरेशन 3 भैया, लंग्स से भी होगा, स्किन से भी होगा, बक्को फेरेंजियल कैविटी से भी होगा। अच्छा, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान। अच्छा, अभी डिपेंड करता है भाई लंग्स में कब होगा, जब भैया वो टेरेस्ट्रियल मतलब उसको ड्राई एरिया में, तो लंग्स बढ़िया काम करेंगी रेस्पिरेशन का, ऑक्सीजन और वही ब्रीथिंग का। अब स्किन से कब होगा, जब मान लो थोड़ा दलदल वाले पानी में बैठा है। अच्छा, समझ रहे हो, हाँ। तो नीट में सवाल क्या पूछा था, टेडपोल से। अच्छा, फ्रॉग मतलब टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होती है जिससे फ्रॉग बनता है, पता तो हो गई। तो टेडपोल में किससे रेस्पिरेशन होता है, गिल्स से। अच्छा, समझ रहे हो, मतलब ये ऐसी वो है फ्रॉग कि भैया जब बच्चा था तो गिल्स से हो रहा था रेस्पिरेशन, और जब मतलब थोड़ा बड़ा हुआ तो लंग्स, स्किन, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, 3 मिल गई उसे। अरे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कुछ नहीं, ठीक है। अब रेप्टाइल्स में कैसे होता है, लंग्स से। हाँ ये सब तो पता ही सर, बर्ड्स में भी लंग्स होता है और मैमल्स में भी लंग्स से होता है। अब सुनो एक सवाल, नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन। अब सुनो, ये नीट का सवाल है, तुम्हें पता तो हो गई, PYQs देखना मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक्स मतलब वो रेस्पिरेशन में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीज कर देते हैं क्या, एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। ये किस में मिलते हैं, याद रखना किस में मिलेंगे, बर्ड्स में। अच्छा, अब देखो बर्ड्स जो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कह रहा हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, हाँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उनके पास क्या होती हैं, ये नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक्स होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, इस रेस्पिरेशन का जो रेट है, एफिशिएंसी है, उसको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब सही बना के रखते हैं। तो ये किस में मिलती हैं, बर्ड्स में, याद रखना। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कौन करती है, बर्ड, इसलिए क्या है, नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक्स उसमें मिलते हैं। अब देखो एक सवाल आपको कहाँ से मिल सकता है, कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम से, आपको पता तो होगा यहाँ से सवाल बनता है, हाँ। तो देखो मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, आप अगर पूरा वीडियो देखना है कि भाई कैसे क्या क्या होता है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम कैसे होती हैं, तो भैया लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन वाले डब्बे में, बढ़िया वहाँ पे अपना थोड़ा मतलब वॉच टाइम दीजिए जाके हमको, मतलब किसी को अगर आवश्यकता हो तो, ठीक है, अगर कोई 11th का देख रहा है बच्चा तो। नहीं तो अब देखो ट्रिक क्या थी, वहाँ पे भी मैंने बताई है, यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। अपने पास देखो जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं वॉल्यूम में सब कंप्लीट हो जाएंगी। देखो आप क्या करना, आपके पास नीट में सवाल आया, ठीक है, कैपेसिटी या वॉल्यूम से, ये इतनी सी 4 चीज़ें लिख लेना, इससे पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैसे, देखो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, नाम तो सबको ही पता है सर, अच्छी चीज़ मतलब मेन चीज़ बताओ। देखो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है, 3000, हाँ पढ़ा है सर हमने, 3000 ml, 3000 ml होती है इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml। सर थोड़ा इनको जिक्र और कर दीजिए, मतलब ये कैसे क्या होती है। देखो टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या, नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग जो चल रही है ना, मेरी अगर आपकी, अभी अपन बैठे हैं रिलैक्स कंडीशन में, हाँ, तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग चल रही है उसको अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितनी होती है, 500 ml, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे कुछ वो मतलब अच्छी चीज़ बतानी है, तो मैं इंस्पायर्ड करी, मैंने थोड़ी सी जो एयर है उसको क्या किया, इंस्पायर्ड किया ताकत से, उसको मैं बोलता हूँ इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, कितनी होती है, 3000 ml। अच्छा, 3000 ml होती है। अब एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या, एकदम से मैं अगर छोड़ दूँ, मतलब एकदम से मैं अगर छोड़ दूँ, मतलब जितनी भी मैंने एयर ली थी उसको मैं बोलता हूँ एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। कितनी होती है, 1100 ml होती है। अच्छा, 1100 लिखा है ना, 1100 ml, ठीक है। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, यहाँ से नीट में सवाल पूछा है, 1200 ml होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। नीट में लिखा था एक बार सवाल कि हमारे पास ऐसी कौन सी मतलब वो है वॉल्यूम, मतलब गैस है, कैपेसिटी है, कौन सी वॉल्यूम है जिस वजह से हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में जो एल्विलाई हैं वो मतलब एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करती, समझ रहे हो। तो वो किस वजह से नहीं करती, रेसिडुअल वॉल्यूम से। रेसिडुअल मतलब क्या, हमेशा रहेगी हमारी लंग्स में। अच्छा, भले ही कुछ भी हो जाए, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है 1200 ml। अब भैया ये बात मत करना कि अगर कोई निपट गया तो उसमें रहेगी क्या, धीमे धीमे वो भी खत्म हो जाएगी, रेसिडुअल वॉल्यूम भी, ठीक है। देखो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर मैं मिला दूं मतलब क्या, प्लस करना है, सिंपल सा। अच्छा, प्लस माइनस तो तुम कर ही लेते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड कैपेसिटी। अच्छा, इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन कैपेसिटी कितनी होती है। अब भैया गुणा भागित करना है, कैसे, 3000 और 500 कितनी होती है, 3500।
3500 ml, ठीक है। अब एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर मैं मिला दूँ, अच्छा एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन कैपेसिटी। अच्छा क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन कैपेसिटी, ठीक है। अगर एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, सुनना मेरी बात, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम इन दोनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अच्छा अब अभी सवाल भी जहाँ जहाँ से पूछे बताते जाऊँगा, है ना, ठीक है। अगर अपन को टोटल लंग कैपेसिटी बतानी है तो अरे कुछ नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब ये पूरा जितने भी हैं सबको जोड़ दो, रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ले लेना, तो इसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये भैया टीएलसी वो नहीं है, WWE वाले जितने होंगे फॉलोअर, तो टेबल्स लेडर चेयर नहीं है ये। अच्छा ये क्या है? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा नीट में सवाल पूछा था वाइटल कैपेसिटी से। किससे पूछा था? वाइटल कैपेसिटी से सवाल पूछा था। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? देखो जब हम लोग इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, हाँ टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो हमारे पास क्या आएगी? वीसी। वीसी मतलब क्या? वाइटल कैपेसिटी भाई साहब। अच्छा तो नीट में सवाल आए ये चार लिखना, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और उससे पूरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज बना देना, ठीक है। एक सवाल पूछ सकता है रेसिडुअल वॉल्यूम से, याद रखना कितनी होती है? 1200 ml, और हमारे लंग्स में हमेशा रहती है। ये क्या करती है? एल्विलाई को कोलैप्स, मतलब एक दूसरे से कोलैप्स होने से रोकती है। कौन? रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखो इसका सवाल भैया, सबसे पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका मूल्य क्या है? वो अभी अपन ने कैपेसिटी और वॉल्यूम नहीं पढ़ी, डायरेक्ट ट्रिक से चलेंगे। देखो अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम बताना है। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती थी? अरे ये तो सर 500 ml होती थी, अभी पढ़ा। रेसिडुअल वॉल्यूम, अरे ये सर 1200 ml होती थी। अच्छा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अच्छा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती थी? 3000 ml होती थी सर। और वाइटल कैपेसिटी कितनी होती थी? अरे सर ये तो वाइटल कैपेसिटी तो हम लोग क्या लिखते थे? इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम हाँ प्लस टाइडल वॉल्यूम हाँ प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये तो सर सबसे ज़्यादा हो गई। हाँ तो अपन को क्या पूछा है? अरेंज करना है इसको। तो भैया सबसे ज़्यादा कौन है? डी है। हाँ सर सही कह रहे हो। फिर कौन है? सी है। हाँ फिर कौन है? फिर देखो भाई साहब बी है। और फिर लास्ट में कौन है? ए, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही भैया नीट का सवाल है, देख लेना जाके। अच्छा अब उसने बोला व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स। तो भैया वाइटल कैपेसिटी अभी अपन ने क्या पढ़ा? इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम मिला के देते हैं तो क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। उसने बोला ऑप्शन दे दिए 4, ठीक है। देखो भैया पढ़ लो, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ अभी हाल तो देखा, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? कुछ नहीं होता। अच्छा टोटल ल्यूकोसाइट है, टोटल ल्यूकोसाइट कौन बोल रहा हूँ मैं, पागल हूँगा। इसको क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। अपन मतलब बॉडी सर्कुलेशन में चलेगा, अपन ब्लड सर्कुलेशन में टोटल ल्यूकोसाइट पढ़ाने लगा मैं। आओ वापस आओ, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा ये सब थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा ऑप्शन देख लो, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये तो सर इंस्पायरेशन कैपेसिटी होती थी। हाँ और टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखना क्या है? देखो टोटल लंग कैपेसिटी, हाँ सर इसमें से अगर मैं रेसिडुअल वॉल्यूम घटा दूं, हाँ तो क्या मुझे वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी? मिल जाएगी सर, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। तो बाबा देख मैंने कैपेसिटी वॉल्यूम भी अपनी कंप्लीट हो गई, देख समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अब एक सवाल कहाँ से पूछेगा? डिसऑर्डर से। देख मैंने कोशिश करी कि पूरा अपन चैप्टर कंप्लीट कर दें मिनिमम चीज़ों में, समझ लो PYQs के साथ। तो अब डिसऑर्डर हो देख लो जाते जाते। देखो तो उसने भैया एक बार नीट में ये, अभी मैं मतलब वही ले रहा हूँ जो जो मतलब जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं PYQs के। तो देखो अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा नाम तो सबने सुना है सर, अस्थमा सर बड़ी बेकार बीमारी होती है सर। अच्छा इसमें क्या होता है सर? कुछ नहीं, वो सर मस्ट सेल्स नहीं होती थी, वो बढ़िया मस्ट सेल, अरे बताया ना मस्ट सेल, वो क्या रिलीज़ कर देती थी? हिस्टामिन रिलीज़ कर देती थी, जिससे क्या होता था? जो वेसल्स थी वो डायलेट हो जाती थी, म्यूकस का लेवल बढ़ जाता था। म्यूकस का लेवल जैसे ही बढ़ा मतलब सर अब वो सांस लेने में समस्या होगी। तो सर इसको सही कैसे करते थे अस्थमा को? वो फुसफुस देते थे ना। फुसफुस मतलब क्या सर? अरे भैया इनहेलर नहीं देते थे। हाँ अरे भाई साहब हाँ याद आ रहा है सर, अस्थमा में अपन लोग यही करते थे। तो अब सुनो, अब भैया डिसऑर्डर, पहले डिसऑर्डर पढ़ा दूँ फिर इसको कंप्लीट करें। तो देखो सबसे पहला अस्थमा है, ये कैसे होता है? एलर्जी की वजह से। अच्छा कौन कौन मतलब एलर्जेंस होते हैं जो अस्थमा करा सकते हैं? पॉलन्स हुए, बी वाइट्स हुए, ये सब क्या करा सकते हैं? मतलब एलर्जी करा सकते हैं। अब एलर्जी के समय क्या होता है ना, जो हमारी मस्ट सेल्स हैं वो बढ़िया मस्ट सेल। अच्छा मस्ट सेल किस में मिलती थी? अरे भाई साहब ऐसे मत करो, पढ़ लो जाके। हाँ कनेक्टिव टिश्यू, हाँ तो मस्ट सेल में क्या होता था? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब क्या? जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट हो जाएंगी, उनका साइज डायमीटर बढ़ जाएगा, जिससे म्यूकस का लेवल बढ़ जाएगा। अब म्यूकस का लेवल बढ़ा तो सांस लेने में समस्या होगी, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाएगा। अब इसको भैया फिर सही करने के लिए अपन वो इनहेलर देते हैं, वो नहीं फुसफुस लगा देते हैं मुंह में। हाँ सर इनहेलर, और या फिर क्या नेबुलाइजर। अब उसमें इनहेलर में होता क्या है? एंटी हिस्टामिन होता है। अब एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? जाके
एंटी हिस्टामिन मतलब क्या, देखो जो मस्त सेल्स होती है ना, हाँ ये रिलीज़ करती हैं किसको, हिस्टामिन को। मैंने बताया नहीं तो आप बोलोगे एंटी हिस्टामिन पे आ गया डायरेक्ट, हिस्टामिन। ये रिलीज़ करती हैं हिस्टामिन को, जो वैसो डायलेशन करा देता है। ऐसे ही थोड़ी ना वेसल डायलेट हो जाएंगी, हिस्टामिन आता है क्या, वेसल का डायलेशन कराने। तो ये जो अपन इनहेलर लेते हैं, फुसफुस लेते हैं, हाँ जो डायरेक्ट मुंह में नहीं लगा लेते, तो उसमें क्या होती हैं, एंटी हिस्टामिन होती हैं। अच्छा, वो बढ़िया से बोल देंगे जाके वेसल्स को, आ जाओ बेटा बैठ जाओ, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, एलर्जी थी, बाहर से कोई पॉलन वगैरह आ गया या फिर कोई गंदगी चली गई, तो भैया एलर्जी थी, शांत हो जाओ। सेल से बोल देगा, मस्त सेल से बिल्कुल शांत हो जाओ, तो मस्त सेल चुपचाप बैठ जाएगी, ठीक है। अब भैया एम्फाइसीमा, एक नीट में मतलब यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं। एम्फाइसीमा, देखो एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक मतलब क्या, देखो दो तरीके के डिसऑर्डर आपको पता होंगे, कैसे, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो छोटे टाइम के लिए रहता है, क्रॉनिक जो भैया हो सकता है जीवन भर तुम्हारे साथ रहे, क्रॉनिक डिसऑर्डर। अब देखो जो हमारी एल्विलाई होती है ना, प्यारी प्यारी सी, कैसी प्यारी प्यारी सी मेरी दो अखियाँ, अरे नहीं यार सर, एल्विलाई, देखो ये एल्विलाई जो होती हैं, इनकी वॉल को डैमेज होने लगती हैं। अच्छा, ये जो वॉल हैं एल्विलाई की, वो डैमेज होने लगती हैं। कैसे डैमेज होने लगेंगी, देखो अब जो भैया स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स मतलब क्या, अरे लगे बढ़िया गुटखा पान बीड़ी तम्बाकू लगे हैं, उनको समझ में तो ही ना आ रहा तुझे, गजब बेइज्जती है। जितने भी स्मोकिंग सिगरेट स्मोकर्स हैं या फिर बीड़ी वाले भी जो है ना, उसका मतलब मेजर कॉज होता है किसका, एम्फाइसीमा का। इससे क्या होगा, जो स्मोकिंग वो लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, पता तो है ही, कैंसर भी कॉज करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्विलाई की वॉल हैं, एल्विलाई की वॉल हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, रप्चर होने लगती हैं। अब अगर एल्विलाई की वॉल डैमेज हो गई, हाँ सर, अगर एल्विलाई की वॉल डैमेज हो गई तो क्या रेस्पिरेशन सही से हो पाएगा। रेस्पिरेशन मतलब क्या, अरे भैया यहाँ पे कौन होगी, ब्लड कैपिलरी भी होगी। हाँ, अब इनके बीच में क्या चलता था, डिफ्यूजन चलता था सर, किसका, ऑक्सीजन और CO2 का। हाँ सर, क्या तो तुम सही रहे हो। तो इनके बीच में अगर डिफ्यूजन ही सही से नहीं होगा तो भैया रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी। तो ये कंडीशन क्या होती है, एम्फाइसीमा। अच्छा, ये सीमा कौन है, अरे तुम लोग क्या करोगे, एम्फाइसीमा एक डिसीज़ है, समझ लो, क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसका मेजर कौन कॉज है, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। और जो एल्विलाई की वॉल है वो हो जाएंगी डैमेज, डैमेज मतलब खराब, ठीक है। अब एक और सुनो, लास्ट छोटे मोटे है, ये भी NCERT में लिखा इसलिए बता दे रहे हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अच्छा, एक बार इससे भी सवाल पूछा है, अच्छा PYQs में, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब क्या, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब जो आदमी काम कर रहा है, हाँ, और मतलब जो आदमी को ऑक्यूपेशन जो काम कर रहा है, उसी काम की वजह से अगर उसको डिसीज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब जो भैया उसमें काम करते हैं, किसमें, जो पत्थर तोड़ने वाली नहीं होती मिल्स, हाँ समझ रहे हो, पत्थर तोड़ने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अब छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, जब पत्थर टूटता है ना, बहुत तेज आवाज़ आती है, इतना तो पता होगा आपको। तो छोटे छोटे क्या मिलते हैं, वो अब एयर में क्या निकल जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर निकल जाते हैं, जिससे क्या होगा, अब वो एयर के थ्रू बॉडी में भी जाएंगे। अब भैया ऐसा कोई तो है नहीं कि पूरे समय मास्क पहने, अब भैया फैक्ट्री वाले भी मास्क पूरे हर दिन प्रोवाइड नहीं करते, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोलीफरेशन होने लगेगा। प्रोलीफरेशन मतलब क्या, सूजन। अच्छा, जो एल्वियोलाई की टिश्यू है उसमें सूजन, मतलब उसमें सूजन का मतलब तो समझ ही रहे हो कि प्रोलीफरेशन होने लगेगी, जिससे क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी, किसकी, एल्वियोलाई की। अब एबनॉर्मल ग्रोथ हुई एल्वियोलाई में, किसकी, एल्वियोलाई किसकी ग्रोथ होगी एबनॉर्मल, कनेक्टिव टिश्यू की। अच्छा, तो जिससे एल्वियोलाई जो होगा वो थिक हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, थिक और हार्ड, जिससे रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो भैया सवाल पे आ जाओ, हाँ सवाल पे आ जाइए सर, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, भैया एलर्जिक रिएक्शन होती है किसकी, मस्त सेल की। बताया भैया, मस्त सेल, कौन सी सेल, मस्त सेल, ठीक है, इन लंग्स, जिससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन, फिर वही सब बवाल होता रहेगा। फिर अपन इसको सही कैसे करते हैं सर, वो फुसफुस दे देते हैं, इनहेलर या फिर क्या, नेबुलाइजर। अब बाबा सुनो, एक लास्ट चीज़ पे और आ जाओ, फिर अपन टाटा बाय बाय कह देंगे, आओ। तो भाई साहब ये एक मतलब छोटे मोटे सवाल बचे हैं, थोड़े बहुत PYQs ही हैं। हाँ, तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सवाल, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, मतलब जब मैं अपनी सांस को रोकूंगा तो ऐसी क्या मतलब चेंज होगी मेरी बॉडी में, हाँ मेरे ब्लड में ऐसी क्या चेंज होगी जिससे मेरे को फिर से सांस लेना पड़ेगा, मतलब अर्ज ऑफ हीट, समझ रहे हो, हिंदी में बता दिया। तो भाई कोई अगर हो भैया अंग्रेज इंग्लिश वाला तो पढ़ ले, ये विच ऑफ द फॉलोइंग गेस चेंजेस लीड टू दी अर्ज ऑफ ब्रीथ। तो याद रखना, देखो जब हम लोग सांस मतलब मैं रोक ली या फिर आपने सांस रोक ली तो मुझे क्यों सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। देखो ये सवाल आता है ना तो मैक्सिमम बच्चा गलत करके आता है, मैंने देखा है, वो इसीलिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाँ सर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो H+ का लेवल बढ़ेगा, pH की वैल्यू कम होगी, P50 की वैल्यू ज़्यादा होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तो मुझे क्यों सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा सवाल है ये नीट का। अच्छा एक और छोटे मोटे सवाल, बस छोटे मोटे सवाल हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, मतलब जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, हाँ फूड का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ द फूड इनटू द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस मतलब क्या, अरे भाई साहब वो ट्रैकिया नहीं होती थी, हाँ हाँ हाँ,
ट्रेकिया, वही उसी की बात चल रही है। अच्छा, मतलब जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो जो विंड पाइप है, और सिंपल समझ लो विंड पाइप ट्रेकिया, उसमें फूड क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? अरे सर वो हमने पढ़ा है सर। कौन होता था? एपिग्लॉटिस बैठा रहता था। अच्छा, एपिग्लॉटिस बैठा रहता था, वो बोलता था अरे फुड आ रहा है, वो मतलब ऊपर देखता था फुड आ रहा है, फटाफट भैया ट्रेकिया कवर करो, नहीं उसमें अगर गलती से चला गया विंड पाइप में खाना वगैरह तो बहुत तेज अपन को खांसी वगैरह आती थी, याद है कि नहीं? हाँ, खांसी आएगी खूब दिल से, मतलब ताकि क्या हो, मतलब बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि जो गलती से ट्रेकिया में विंड पाइप में फूड चला गया है वो वापस से निकल जाए, समझ रहे हो? हाँ, तो भैया ऐसे में सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ द फूड, तो सर बता दो दी एपिग्लोटिस, लेकिन ऑप्शन में एपिग्लोटिस है क्या? नहीं है। तो देखो सेमिल्यूनर वॉल, अरे भाई साहब ये तो कुछ भी कह रहा है सेमिल्यूनर वॉल, ये तो भाई साहब हार्ट में चला गया, सेमिल्यूनर वॉल बता रहा है। आ जाओ सेकंड ऑप्शन, सर्कुलर मस्कुलर फ्लैप, सर्कुलर मस्कुलर फ्लैप तो सही, तो डाइफाग्राम की बात कर रहा है, वो नहीं है डाइफाग्राम। अच्छा, फिर कार्टिलेजिनस फ्लैप, हाँ सर जो एपिग्लोटिस है वो कार्टिलेज का होता है, तो इसको आंसर किया जाएगा कार्टिलेजिनस फ्लैप। चौथा दिया सर्कुलर स्फिंक्टर, स्फिंक्टर तो एक गेट होता है, हाँ वो हमारे उसमें मिलता था, किसमें? जब वो डाइजेशन वाले चैप्टर में, हाँ ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता था, हाँ सर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा तो बाबा, तो भैया मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि आपके ये मतलब जितना भी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग और एक्सचेंज गैसेस था ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, वो पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ अभी पूरा उतना नहीं है, एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेना जाके दिल से, फिर लगा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ऐसा चैप्टर है जो अपने को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश करी देने की। तो भाई जब तक पढ़ाई करो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, जब तक दिल से पढ़ो बाबा। अब देख मौका है तो मतलब लपक लो उसको, अपना 100% दो, क्या देना है 100%, और दूसरों के चक्करों में मत पड़ो कि मैं ऐसे पढ़ता था, मेरी वो करो फॉलो, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजी, वो सब बवाल है ससुर, पता। अच्छे से पढ़ो दिल से, कोई दिक्कत हो तो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी बताना भैया। तो बस पढ़ाई करते रहो और दिल से पढ़ो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।